हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नीट 2024 के लिए एनसीईआरटी वीडियोस की ऐसी वीडियो सीरीज जिसमें कि आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। वन शॉट वीडियोस है, एक वीडियो में एक ही चैप्टर होगा, पूरा कवर होगा, लाइन टू लाइन कवर होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कवर होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नीट में एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, बायोलॉजी कैसे पूछी जाती है, कहाँ से सवाल आएंगे आपके पेपर में। तो आपको इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ जब देख सकते हैं। वहाँ 12th की पूरी वीडियोज हैं, पूरा कोर्स हो चुका है। 11th में लास्ट बस एनिमल फिजियोलॉजी के 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं, तो जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आपको बस अगर ये वीडियोस देखनी है, मतलब अगर आप बस थोड़ी तैयारी करनी है, आपको बाकी रिवाइज करना है, तो आप बस इन वीडियो सीरीज को देख लो तो आपका काम बन जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं द इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। यहाँ पर आप ब्लड एंड द हार्ट दोनों पार्ट को पढ़ोगे। करते हैं शुरू इस वीडियो को। हेडिंग है, सबसे पहले लिखा हुआ एक पैराग्राफ लिखा है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स O2 and other essential substance. Also, the waste of harmful substance produced have to be removed continuously from a healthy functioning of the tissue. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of this substance to the cells and from the cells. Different group of animals have evolved different method for this transport. सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस, यहाँ से मार्क करना है आपको। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस और सीलेंटेटा और सर्कुलेट वाटर विद इन द बॉडी, और उसी बॉडी के साथ में सारी चीज़ें उनकी बॉडी में अब बाहर से आती हैं और बाहर भी चली जाती हैं, मतलब एक्सचेंज वगैरह जो होता है वो इसी से हो जाता है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स within their body, that is the blood. Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organism including human for this purpose. Another body fluid, lymph, also help in the transport of certain substances. In this chapter you will learn about the composition of properties of blood and lymph tissue fluid, and the mechanism of circulation of blood is also explained here. Next heading is the blood. The blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed element. तो तीन चीज़ें आपको ब्लड में मिलती हैं, एक है फ्लूइड मैट्रिक्स, एक है प्लाज्मा और एक है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। एंड द प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड। यहाँ से प्लाज्मा की प्रॉपर्टी लर्न करनी है, जैसे कि प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। 55% जो है वो ब्लड का पार्ट है। 92% प्लाज्मा का वाटर होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं 6 to 8%। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, तीन तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। यहाँ से मार्क करना है कि फाइब्रिनोजन क्लोटिंग में मदद करती है और ब्लड के कोएगुलेशन में मदद करती है। ग्लोबुलिन्स जो है वो आपकी डिफेंस यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ की बात हो रही है, ये ग्लोबुलिन्स डिफेंस काम करती हैं। तीसरा है एल्ब्यूमिन्स, तो ये ऑस्मोलैरिटी को देखती हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखना है कि एल्ब्यूमिन्स जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बनाती हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एक्सेट्रा, glucose, amino acid, lipid, etc. and are present in the plasma as they are always in transit in the body. Factor for coagulation or clotting of the blood are also present in the plasma in an inactive form. लाइन लास्ट वाली मार्क कर लो, ये बहुत तगड़ा सवाल है। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड एज सीरम। ये सवाल बहुत आता है पेपर में, बहुत पूछा जाता है, इसमें से याद कर लेना। नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो यहाँ तीन तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये टोटल ब्लड का 45% होती हैं, ये सवाल यहाँ से बनेगा। और फिर आपको मिलेगा आगे आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स। अ हेल्दी मैन हैज़ ओनली एन एवरेज, ये साइज यहाँ से नंबर याद करनी है आपको कि 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी मिलीमीटर की क्यूब होती हैं, पर मिलीमीटर क्यूब होती हैं। आरबीसी जो है वो आपकी रेड बोन मैरो में बनती हैं एडल्ट में, ये मार्क कर लेना। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये मार्क करना है आपको। और ये बाइकॉनकेव शेप की होती है, जिससे सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाता है। एंड दे हैव ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कोल्ड ग्लोबुलिन, तो यानी हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, इसका नाम एनहेंस द कलर द नेम दिस सेल्स। एंड द हेल्दी इंडिविजुअल, ये मार्क करो, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो यार यहाँ पे ना ये सवाल है, मतलब ये आप बात ध्यान रखोगे कि जो आपका हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसके अंदर आपका 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। फीमेल्स में लगभग 13-14 हो जाता है, मेल में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बस ये बात है। एंड दिस मॉलिक्यूल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, तो ये यहाँ से याद करना है, 120 दिन का लाइफ स्पैन है आरबीसी का। और ये जाकर के स्प्लीन में मर जाती है, ये याद करना, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी इज स्प्लीन।
ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज द वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट को WBC कहते हैं, एज दे आर कलरलेस होती हैं ये ड्यू टू द लैक ऑफ द हीमोग्लोबिन, दे आर न्यूक्लिएटेड, मार्क कर लो न्यूक्लियस होता है, यहाँ से नंबर याद करनी है 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, कुछ दिनों की इनकी उम्र होती है। ये अब 2 मेन कैटेगरी, WBC में 2 कैटेगरी आएंगी, एक ग्रेनुलोसाइट है और एक ए ग्रेनुलोसाइट है। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, 3 कैटेगरी यहाँ बताई हैं ग्रेनुलोसाइट की। और मोनोसाइट्स और आपकी जो लिम्फोसाइट्स है वो 2 आएंगी एक ग्रेनुलोसाइट में। तो यहाँ से आपको याद करना है कि जो न्यूट्रोफिल, ये पहले तो याद करना है आपको ये कि ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन सी होती हैं, ऐसे याद कर लेना। फिर यहाँ से आपको याद करना है कि न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो मोस्ट अबंडेंट होती हैं, ये वैल्यू याद करनी है, बहुत ज़रूरी है ये वैल्यू। 60 से 65% होती है न्यूट्रोफिल्स, ये क्वेश्चन आएगा है ना टोटल WBC का। और बेसोफिल्स होती है 0.5 से 1%। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स दोनों की दोनों ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटिक होती हैं, और मोनोसाइट का जो वैल्यू है वो याद करना है 6 से 8% है, और दोनों फैगोसाइटिक होती हैं, ये याद करना है आपको। ये दूसरे ऑर्गेन को मारती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, बैक्टीरिया वगैरह को। बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, यहाँ से मार्क करना है। बेसोफिल क्या करती है, हिस्टामिन बनाती है, सीरोटोनिन बनाती है, हिपारिन बनाती है। हिपारिन इज एंटीकोएगुलेंट, हिस्टामिन एक वैसोडाइलेटर है, और सीरोटोनिन एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेशन जब होता है तो ये वहाँ पर काम आती हैं। नेक्स्ट है ईओसिनोफिल, 2-3% है, ये वैल्यू याद करनी है यहाँ से कि 2 से 3% ईओसिनोफिल है। एंड रजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। तो यहाँ से ये सवाल बनेगा कि एलर्जिक रिएक्शंस में कौन इन्वॉल्व है, तो ईओसिनोफिल्स है, ये कर देना। लिम्फोसाइट की वैल्यू याद करनी है, 20 से 25% होते हैं लिम्फोसाइट्स, ये याद करना, सबकी याद करनी है जितनी मैंने बताया भाई, ये पूछते हैं जरूर सवाल। एंड आर द 2 मेजर टाइप, B और T फॉर्म, बोथ B एंड T लाइपो लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। आपको पता ही है, 12th क्लास का चैप्टर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पढ़ लो। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, आल्सो कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये सेल नहीं होते, दीज आर द सेल फ्रेगमेंट, ये सवाल बनेगा। और ये बनती हैं मेगा कैरियोसाइट्स से। मेगा कैरियोसाइट्स न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं जो कि बोन मैरो में मिलती हैं। बोन मैरो में मिलने वाली मेगा कैरियोसाइट्स जो आपकी होती हैं वही आपका क्या बनाती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बनाती है। ब्लड नॉर्मली कंटेन, ये याद कर लेना आप, 1.5 लाख से 3.5 लाख तक इनकी वैल्यू होती है, ये याद करना है। और ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिलीज करती होती हैं जो कि कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड में मदद करते हैं, ठीक है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह, ये मार्क कर लेना यहाँ से। A reduction in their number can lead to clotting disorder which will lead to the excessive loss of the body blood from the body, ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो जाता है अगर प्लेटलेट कम हो जाती हैं तो। पीछे कुछ फोटो दिए गए हैं, इन फोटो से आप थोड़ा बहुत देख लो, इसमें से सवाल मेरे को लगता है ये आता है। लार्जेस्ट है जो मोनोसाइट है, साइज पूछ लेंगे लार्जेस्ट का, और आपको जो है मल्टीलोब न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल का है, बाइलोब न्यूक्लियस इयोसिनोफिल का है, ऐसा सवाल यहाँ से बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर है नेक्स्ट ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में से आपको ये सीधा सीधा इस पूरे पैराग्राफ में से कुछ ज़्यादा कहानी आएगी नहीं, यहाँ पर ज़्यादा दिया भी नहीं है, और आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप की जो टेबल है ना, यहाँ से सवाल बनता है। तो इस टेबल में आपको ध्यान से देखना है कि अगर कोई ए ब्लड ग्रुप है तो उसके ऊपर ए RBC जो होती है उसके ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ए टाइप का एंटीजन उसके ऊपर लगा होता है, और उसके ब्लड में एंटीबॉडी B होती है, ये ध्यान रखना है ना। तो इसको हम A और O, ध्यान रखना, O दे सकता है इसको ब्लड और A दे सकता है, ठीक है। फिर आपका B, तो B वाले के पास एंटीजन B होता है, एंटीबॉडी A होती है, इसको दे सकता है B वाला और O वाला। AB वाले के पास एंटीजन तो दोनों होते हैं पर एंटीबॉडी एक भी नहीं होती, तो इसको दे सकता है ABO, इसको कोई भी दे सकता है, तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये ध्यान रखना। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है आपका, AB है। नेक्स्ट है O में एंटीजन नहीं होता है एंड O निगेटिव है, O एंटीजन नहीं होता और एंटी AB दोनों होती हैं, तो ये आपका O जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सॉरी यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे सकते हैं, वो भी O निगेटिव है ना, वो यूनिवर्सल डोनर होता है एक्चुअली, तो ये बात ये है, पर यहाँ दिया नहीं है तो कोई बात नहीं। O निगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, RH पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, पर ये ध्यान रखना कि O डोनर होता है और यूनिवर्सल, और जो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है वो आपका AB होता है। तो यहाँ दिया होगा नीचे कि AB कैन बी एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम द पर्सन विद एज वेल एज अदर ग्रुप, तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर में आता है। तो 2 सवाल है यहाँ पे, दोनों याद रखने हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है RH ग्रुप। RH ग्रुप की कहानी थोड़ी समझ लीजिए, जिस प्रकार RBC है, मान लो यहाँ पर ये RBC है, इस RBC के ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर आपके A एंटीजन B एंटीजन और इस तरह से अलग अलग एंटीजन को फॉर्म करते होते हैं।
तो वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं एक्चुअली। तो इसी तरह से इसी आरबीसी के ऊपर अगर मान लो इसके ऊपर ए टाइप का एंटीजन लगा हुआ है तो साथ में इसके एक और एंटीजन होगा लगा हुआ, मान लो ये नन दैट इज आर एच एंटीजन। एंड आर एच एंटीजन अगर है तो आर एच पॉजिटिव, अगर आर एच एंटीजन नहीं है तो आर एच निगेटिव वाली कंडीशन होगी। ध्यान रखना है बस बात इतनी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बीमारी भी बताई गई है इससे रिलेटेड, तो उसको मैं समझाऊंगा, पहले आप इस पैराग्राफ को पढ़ लो। यहाँ लिखा है कि अनदर एंटीजन दैट आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन rhesus monkey, hence RH is also observed on the surface of RBC in majority, nearly 80% of the human। तो 80% ह्यूमन के RBC के ऊपर RH पॉजिटिव एंटीजन पाया जाता है। एंड सच इंडिविजुअल आर कोल्ड RH पॉजिटिव एंड RH पॉजिटिव एंड दोज इन whom दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कोल्ड RH निगेटिव। तो जिनमें नहीं होता है वो RH निगेटिव होते हैं। एन RH निगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू RH पॉजिटिव, अगर आप इसी नेगेटिव वाले पर्सन को RH पॉजिटिव का ब्लड दे दोगे तो उसकी बॉडी में RH के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना निगेटिव वाले के अंदर, ठीक है। एंड द फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। देयरफॉर RH ग्रुप शुड बी ऑल्सो मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन्स। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood। यहाँ से आपको नीट में आएगा सवाल, भाई ये ध्यान रखना, RH निगेटिव मदर की शादी अगर RH पॉजिटिव पिता से मतलब हस्बैंड से होगी किसी, तो उसकी संतान RH पॉजिटिव होगी, क्योंकि RH डोमिनेंट होता है। तो ये RH पॉजिटिव बच्चा अगर होगा माँ के गर्भ में, क्योंकि ये होगा ही पॉजिटिव क्योंकि बाप पॉजिटिव है, तो ये माँ के गर्भ में RH पॉजिटिव बच्चा जब होता है तो जब ये पैदा होता है तो इसका थोड़ा बहुत बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो इसके माँ के अंदर चला जाता है। तो माँ के अंदर जाने के बाद RH पॉजिटिव के खिलाफ उसके लिए एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी माँ के अंदर बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। ये तो ये RH एंटीबॉडी इस ब्लड को न्यूट्रल कर देंगी, ठीक है। पर इनकी मेमोरी बन जाएगी। तो जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, जो सेकंड वाली प्रेगनेंसी होगी, उस सेकंड वाली प्रेगनेंसी में ये एंटीबॉडी माँ के ब्लड से प्लेसेंटा से बच्चे में चली जाएंगी। तो बच्चे में जैसे ही ब्लड बनना शुरू, मान लो बच्चा 3-4 महीने का होगा तो उसके अंदर गर्भ में ही माँ के सेकंड प्रेगनेंसी में ब्लड बनना शुरू हो गया, तो बच्चा तो RH पॉजिटिव ही होना है। तो जब बच्चा RH पॉजिटिव होगा तो माँ के अंदर पहले से ही RH पॉजिटिव एंटीबॉडी है उसके खिलाफ, तो वो उस पर जाकर अटैक कर देंगी। तो ऐसे में उसकी इमेच्योर RBC उस बच्चे के ब्लड में ही फटना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन निकल जाता है बाहर और उस बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। तो ये बीमारी है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। यहाँ पर लिखा है कि देयरफॉर यहाँ लिखा है स्पेशल केस ऑफ RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus। RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two blood are well separated by the placenta। तो शुरुआत में तो ऐसा हो नहीं पाता, प्लेसेंटा से तो ब्लड आर पार नहीं जाते, क्योंकि चाहे भले ही बच्चा माँ के गर्भ में है तो ब्लड नहीं मिलता उन दोनों का। पर डिलीवरी के समय पर थोड़ा बहुत ब्लड बच्चे का माँ के अंदर चला जाता है, तो माँ के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी, वो माँ उसके अंदर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, ठीक है ना। जैसे ही RH एंटीबॉडी बनना शुरू होंगी तो फिर वो उस एंटीजन को न्यूट्रल कर देंगी, पर फर्दर उस माँ के अंदर ना वो एंटीबॉडी मेमोरी बना लेंगी। तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी जो होंगी, सेकंड प्रेगनेंसी जो होगी, उस प्रेगनेंसी में वो एंटीबॉडीज़ माँ के ब्लड से निकल के लीक होकर के प्लेसेंटा के थ्रू उस बच्चे के अंदर जाएंगी, जो सेकंड बच्चा होगा। सेकंड बच्चे के अंदर जो उसकी RBC होंगी उन पर अटैक करेंगी, तो बच्चे की जो RBC हैं वो ऐसे ही फीटस की RBC फट जाएंगी और उसमें से हीमोग्लोबिन निकल जाएगा, तो बच्चे को एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा बच्चे को। इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, और ध्यान से याद रखना बस इतना, माँ निगेटिव और पिता पॉजिटिव होगा तब ये होगा। आजकल इसके लिए बच्चे को माँ को पहले से ही डिलीवरी के तुरंत बाद एंटीबॉडीज़ दे दी जाती हैं बाहर से, जिससे कि माँ के अंदर वो मेमोरी नहीं बनती। रोगेम कहते हैं उसको शायद से ना, रोगेम। नेक्स्ट है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, तो यहाँ पर आपकी किताब में उल्टा लिखा है प्रोसेस को, जैसे कि सीधा नहीं लिखा है। तो पहले यहाँ उल्टा ही पढ़ लो यार, क्या लिखा है, यहाँ से इसको पढ़ते हैं और यहाँ से पढ़ो कि जब कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद पर ना क्लोट बन जाता है। तो यहाँ से सवाल क्रिएट होगा कि इट इज़ ए क्लोट और कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। क्लोट किसका बना है, फाइब्रिन का, in which dead and damaged RBC or element of blood are trapped। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। तो fibrinogen कहाँ से आती हैं ब्लड के अंदर, लीवर से, ठीक है, ध्यान रखना। तो लीवर से आपके ब्लड में पहले ही इनएक्टिव फाइब्रिनोजन घूम रहा है, उसको बना देता है थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो क्लोट वाली जगह पे जाल बना देगी और वहाँ क्लोट बन जाएगा।
थ्रोम्बिन क्या है? थ्रोम्बिन इन टर्न आर फाउंड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन किससे बनता है? प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। अब प्रोथ्रोम्बिन कैसे बनता है? एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन इसे कहते हैं, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाता है। और ये थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ से निकलता है? ये निकलता है आपका जो आपका प्लेटलेट्स होती है उनमें से, और जो टिश्यू कट जाता है वहाँ से, इंजर्ड टिश्यू जो ट्रोमेटाइज टिश्यू होता है वहाँ से निकलता है। तो ध्यान रखना, ट्रोमेटाइज टिश्यू से निकलेगा थ्रोम्बोकाइनेज, एक्टिव कर देगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बना देगा और क्लोट बन जाएगा। लिखा है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस कास्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ factor present in the plasma in inactive state. An injury or trauma stimulate the platelet in the blood to release a certain factor. ये है सवाल कि जो इंजरी होती है, जो ट्रॉमा होता है ना, वही क्या करता है? इन फैक्टर्स को रिलीज करता है। दैट मीन्स जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो कटिंग से निकला है, जहाँ कट लगा है उसी से थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुआ है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एंड साइट ऑफ द इंजरी ऑल्सो इनिशिएट बाय द कोएगुलेशन। फिर लास्ट में कहा है कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो दो बातें ध्यान रखना, एक तो विटामिन के और एक कैल्शियम आयन, ये क्लोटिंग में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये सवाल आपको खूब बार पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। और कौन किसे एक्टिव करता है ये ध्यान कर लेना। बस इतना हो गया आपका सवाल, आंसर यहीं से बनेगा। नेक्स्ट है लिम्फ। तो लिम्फ जो है, जैसे जैसे आपकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है, ब्लड जो होता है, उसके साथ साथ पैरेलल में ही कुछ और बॉडी में आपके सिस्टम एक और चलता रहता है। जैसे कि आपका वेस्कुलर सिस्टम है, वैसे ही लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो चलता रहता है। तो उसके जो पाइप्स होते हैं, जैसे मान लो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि मान लो ये आपका ब्लड का पाइप है, ऐसा मान लो, और उसके बाहर जो है ये टिश्यू फ्लूइड है ये, और टिश्यू फ्लूइड के साइड पे यहाँ पर आपका चल रखा है एक लिम्फेटिक पाइप। ये लिम्फेटिक सिस्टम का पाइप है, मान लो ऐसा, सॉरी वेसल है जो भी। तो अभी एक्चुअली हुआ क्या है कि जो टिश्यू फ्लूइड है ना, वो अपनी जो स्क्वामस एपिथेलियम होती है, मतलब कैपिलरी के लेवल पर बात कर रहा हूँ, कैपिलरी के लेवल पर टिश्यू फ्लूइड जो है वो निकलता है बाहर, यानी ब्लड प्लाज्मा बाहर आता है। तो ब्लड प्लाज्मा जब बाहर आएगा तो वो बनाएगा टिश्यू फ्लूइड। फिर ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ से जाएगा लिम्फ में, जब फालतू होगा तो इसमें जाएगा लिम्फ में, फिर ये कल आएगा लिम्फ। तो बात एक ही है, ब्लड प्लाज्मा हो, टिश्यू फ्लूइड हो, चाहे लिम्फ हो, कंपोजिशन नियरली सिमिलर रहती है बिल्कुल, ठीक है। एक आधी चीज़ों का फ़र्क है वो हल्का हल्का, लेकिन ये सिमिलर कंडीशन है। तो ध्यान रखना, फालतू प्लाज्मा बाहर आएगा, टिश्यू फ्लूइड बनाएगा, और फिर टिश्यू फ्लूइड जाएगा लिम्फ में और लिम्फ बनाएगा, और लिम्फ में फाइनली जा करके वेन्स में ही गिरता है। लिम्फेटिक वेसल्स फाइनली ओपन्स इनटू द वेन्स, ये ध्यान रखना। बस ऐसा ही सिस्टम है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि as the blood passes through the capillary in the tissue, some water along with the many small water soluble substances move out in the space। तो बाहर कैपिलरी से चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि कैपिलरी पोरस होती हैं, और सब्सटेंस निकल करके स्पेस में आ जाता है, यानी टिश्यू में आ जाता है। तो वो टिश्यू के बीच में आने के बाद बनाता है टिश्यू फ्लूइड। एंड बिटवीन द सेल और टिश्यू लिविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट्स बाहर नहीं आते हैं ज़्यादातर, और प्रोटीनें कुछ बाहर नहीं निकलती ब्लड की, बाकी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। दिस फ्लूइड रीच आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज द प्लाज्मा। तो जैसा प्लाज्मा कंसनट्रेशन है वैसी इसकी भी है। Exchange of nutrient gases etc. between the blood and the cell always occur through this fluid. An elaborate network of vessels called the lymphatic system collect this fluid from the drain back into the major vein। तो ये फाइनली lymphatic vessel ला करके इसे मेजर वेन्स में डालती हैं। इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। And the fluid present in the lymphatic system is called the lymph, and lymph is colorless fluid containing specialized lymphocytes and which are responsible for the immune response. Lymph is an also important carrier for nutrients, hormone, etc. and fat are absorbed through the lymph in the lacteal present in the intestinal villi। ये सवाल डाइजेशन चैप्टर का है जो पहले कट चुका है, पर यहाँ से नीट में आने की संभावना पूरी है। जिस टाइम पर आपकी विलाइज के अंदर जो इंटेस्टाइनल विलाइज होती है वहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, तो जो फैट होती है वो ब्लड वेसल्स में नहीं जाती, फैट आपकी लिम्फेटिक वेसल्स में जाती हैं। उन लिम्फेटिक वेसल्स को लैक्टियल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैक्टियल्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट सर्कुलेटरी पाथवेज लिखा है द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर टू टाइप, ओपन एंड क्लोज। यहाँ से मार्क करोगे आप। ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, हेमिकोडेटा में, इनमें मिलता है आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि ब्लड जो है वो हार्ट कुछ स्पेसिस में निकालता है, जगहों को कहते हैं साइनस। मतलब बॉडी में कैविटीज़ होती हैं, उन कैविटीज़ को साइनस कहते हैं। तो हार्ट आपका पंप करके ब्लड को निकालता है साइनसिस में। एनिलिडा एंड कोर्डेटा हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको पता ही है एनिलिडा और कोर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पर ये सवाल बनेगा, यानी ब्लड जो है वो वेसल्स में चलता होता है, बाहर नहीं टहल रहा होता, ठीक है। फिर लिखा है ऑल वर्टिब्रेट पॉसेस ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। फिश हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, सबको पता है फिश के 2 चैम्बर का हार्ट होता है।
और जिस फिश के चैम्बर में एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, मतलब दो चैम्बर का हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एंड एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी पता है आपको, है ना। 2 एट्रियम एंड द सिंगल वर्टिकल। वेयर एज ए क्रोकोडाइल बर्ड एंड मैमल पॉसेस 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये आपको एनिमल किंगडम से पता है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ से सवाल आएगा कि इन फिशेज द हार्ट पंप, ये मार्क कर लो बस। ये सवाल है कि फिशेस के हार्ट, जो फिशेज में 2 चैम्बर का हार्ट है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, तो उसमें पता क्या होता है, उसमें बस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रैवल करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो गिल्स से सीधा बॉडी में जाता है। तो यहाँ ये सवाल है, इसको भूलना मत, आप ध्यान रखना। एंड इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन। इन एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स। एम्फीबियंस में ध्यान रखना, तुम्हारी तरह ही, जैसे तुम्हारे में लेफ्ट में आएगा ऑक्सीजनेटेड, तो उनमें लेफ्ट में आएगा, पर नीचे मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल में, क्योंकि वेंट्रिकल एक है। तो ध्यान रखना, एम्फीबियन रेप्टाइल द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स एंड द लंग्स एंड द स्किन एंड द राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेन्स एंड द अदर बॉडी पार्ट। However, they get mixed up in the single ventricle which pump out mixed blood in the body. In bird and mammal, जहाँ पर आपको 4 चैम्बर मिलते हैं, वहाँ पर आपको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड रहता है, राइट हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। एंड द 2 सेपरेट लिखा है, द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप एंड दैट इज द 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म, हेंस दिस एनिमल हैव डबल सर्कुलेशन। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। अभी हेडिंग डाला हुआ है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। हार्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात हो रखी है, उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। छोटी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो आगे थोड़ी आएंगे, अभी तो नहीं है, अभी तो हार्ट के बस स्ट्रक्चर है। Human circulatory system, also called the blood vascular system, consists of a muscular chambered heart, a network of close branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated. Heart is a mesodermally derived organ. पहला सवाल यहाँ से आएगा नीट में, हार्ट mesodermally derived organ है। एक क्वेश्चन ये बनेगा, बहुत तगड़ा सवाल है भाई, हार्ट mesodermal होता है, ये सवाल बनेगा। एंड इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा लेफ्ट में होता है। लंग्स के बीच में जो कैविटी होती है उसे कहते हैं मीडियस्टीनम, वहाँ पर ये पाया जाता है। इट हैज़ द साइज ऑफ ए क्लेंच फिस्ट, बंद मुट्ठी जितना इसका साइज होता है। एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर से कहते हैं पेरिकार्डियम, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है उसमें भरा हुआ। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर एट्रियम होते हैं, नीचे 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक थिन मस्कुलर वॉल होती है जो कि इंट्रा एट्रियल सेप्टम कहलाती है, मतलब 2 एट्रियम के बीच की दीवार को इंट्रा एट्रियल सेप्टम कहते हैं। और जो थिक वॉल होती है वो 2 वेंट्रिकल को सेपरेट करते हैं, इसे इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक होता है और एट्रियल सेप्टम थिन होता है, ये बात ध्यान रखना। एन एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये ध्यान रखना। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की जो दीवार होती है वो थिक फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, सवाल है भाई ये, और वो आपकी कहलाती है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर लिखा है, हाउ एवर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच द 2 चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड and the opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by the valve formed of the 3 muscular flaps। तो ध्यान रखना कि जो वॉल्स होती हैं वो मसल्स की बनी होती है, मस्कुलर फ्लैप्स हैं। ये सवाल गलती ना हो बिल्कुल भी इस तरह का। आपको ध्यान रखना है कि जो लेफ़्ट साइड है बाबू, उस पर जो मिलती हैं वॉल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, उन्हें बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व कहा जाता है लेफ़्ट पे, ध्यान रखना बाबू, है ना। और राइट पे जो होती हैं उन्हें कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये गलती बिल्कुल ना हो, राइट वाली ट्राइकस्पिड है और लेफ़्ट वाली बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के नाम से जानी जाती है, ये ध्यान रखना और गलती कतई ना कर देना, ठीक है। लेफ़्ट, अब हार्ट को देख लो, अगर किताब में हार्ट बना हुआ है ना, मान लो ये सामने, तो इसमें मैं बताऊँ, येलो पेन ले लेता हूँ, ध्यान रखना इस बात का। तो ना ये किसी सामने वाले पर्सन का होता है हार्ट, जैसे आपके सामने कोई खड़ा हो तो उसका राइट इधर होता है और लेफ़्ट इधर, तो ये इस तरह की गलती ना करना है, ये आपको समझ नहीं आएगा। कई बार आप अपने हाथ के हिसाब से देखोगे, पर नहीं, लेफ़्ट इधर है और राइट इधर है, ये ध्यान रखना। अब राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है, दीवार थिन होती है और नीचे वाली दीवार थिक होती है, बीच की दीवार थिक फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। दोनों के बीच में वॉल्व होती हैं जो कि मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ एक लाइन है, ये बाद में पढ़ेंगे। और अभी आपको जो लेफ़्ट वाला सिस्टम है ना, लेफ़्ट वाला सारा सिस्टम है, वो है आपका सिस्टेमिक हार्ट।
और जो राइट वाला है, ब्लू वाला सारा है, वो है आपका पल्मोनरी हार्ट। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पल्मोनरी हार्ट मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात हो रही है, और सिस्टमिक हार्ट मतलब ऑक्सीनेटेड की बात हो रही है, ठीक है ना। इस फोटो में आपको और दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये चीज़ है साइनोएट्रियल नोड, इसके बारे में मैं बात करूँगा। ये एक नोडल मस्कुलेचर है जो कि आपका यहाँ पर एक तरह से जो आपकी हार्ट की रिदम है उसको मन बनाता है, उसको मेंटेन करने का काम होता करता है, ठीक है ना। जो धड़कन है आपकी उसको मेंटेन करने का काम करता है। इधर राइट एट्रियम है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, एवी नोड। ये ध्यान से देखो, यहाँ पर इसकी पोजीशन पूछी जाएगी, अगले पेज पर बताऊंगा कहाँ पर इसकी पोजीशन है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कोर्डे टेंडिनीज। दीज कोर्डे टेंडिनी आर टेंडन्स, दीज आर टेंडन्स, दीज आर नॉट इलास्टिक, दीज आर टेंडन्स एक्चुअली। तो ये टेंडन्स जो होते हैं बाबू, ये टेंडन्स जो हैं आपके, इनका काम होता है कि यहाँ पर जो फ्लैप है, मतलब जो आपकी मस्कुलर फ्लैप जो का वॉल्व है, उन वॉल्व के साथ ये जुड़े होते हैं। जिस टाइम पर आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस टाइम पर ये वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर जो आपकी वॉल्व है उनको बंद करते हैं और उनको उधर मतलब एट्रियम में जाने से रोकते हैं, क्योंकि ये एक पोजीशन पे आके रोक देते हैं, यहाँ पर लाते हैं, मतलब यहाँ तक बंद हो जाती हैं दोनों वॉल्व, ऐसा है, ठीक है। फिर नीचे लिखा है राइट वेंट्रिकल, इससे कोई मतलब नहीं है आपको ज़्यादा कुछ। लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एपेक्स, ये ध्यान रखना, ये एपेक्स से नीचे टिप की तरफ टिप है। बंडल ऑफ हिस आपको बताऊंगा कहाँ होता है अगले पेज पर, इसका काम भी बताऊंगा। पल्मोनरी आर्टरी दिख रही होगी आपको, ये बता दूं मैं आपको थोड़ा बहुत, मैं आपको पुराना वाला जो 10th क्लास का है ना उसको बताऊंगा, मतलब बना के, तो तब आपको समझ में आएगा। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये इसका काम क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम कहाँ है, इसका काम क्या है, इन सब के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो फोटो में ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, तो मैं बताऊँगा जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वही है समझने की। पहले आप यहाँ से इसको समझ लो, फिर ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो यार, ये मान लो आपका 4 चैम्बर का हार्ट है, ये यार ये सबसे ज़रूरी चीज़ है यार, इसको याद कर लेना भाई। 4 चैम्बर के हार्ट में पहले 4 चैम्बर बना लेते हैं सिंपल से। मान लो ये 4 चैम्बर है, इन 4 चैम्बर के इनके बीच में 2 वॉल्व हैं। लेफ़्ट, ये आपको पता लग गया, ये लेफ़्ट एट्रियम है, मान लो ये राइट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ये आपको समझ आ गया होगा ना। फिर इसमें आप देखोगे ध्यान से, मान लो यहाँ राइट वेंट्रिकल से नीचे निकलती है, ये इधर निकलती है, मान लो ये तो निकलती है अवोल्टा, ठीक है, ये ध्यान रखना। राइट मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो जुड़ा है वो अवोल्टा होगी, मेन अवोल्टा है, और राइट वेंट्रिकल से जुड़ी है वो पल्मोनरी आर्टरी है। इसी तरह से आपका यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा लगी है, और यहाँ पर आपकी इन्फीरियर वेना केवा लगी है, मतलब जो राइट एट्रियम है दैट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड द इन्फीरियर वेना केवा। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम में आपकी लगी हुई हैं पल्मोनरी वेन्स, तो ये ध्यान रखना, लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन्स से जुड़ा होता है, तो ध्यान रखना है सवाल इस तरह का। तो पल्मोनरी वेन्स लाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर, और जो बाइकस्पिड वॉल्व है इससे जाता है नीचे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी ध्यान रखना, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लंग्स को जाती है यहाँ पर। ये पल्मोनरी आर्टरी का काम है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी लंग्स को, और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन जो है वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगी लेफ्ट एट्रियम को। तो आपको ये कनेक्शन बिठाना ज़रूर आना चाहिए भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपका इधर की वॉल्व है, ये राइट वाली ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट वाली आपकी बाइकस्पिड वॉल्व है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कनेक्शन ज़रूर पता हो, बाकी तो सिस्टम में फिर आपको समझ में आ जाएगा, पर ये कनेक्शन नहीं भूलना आपको ये क्या है, ठीक है। कर लोगे होप्स है ना। तो ये ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कहाँ कैसा ब्लड है, इसके बारे में बात होगी फिर आगे। चलिए एक बात और बताता हुआ चलता हूँ, जो राइट वेंट्रिकल से पाइप जाएगा उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होती है सेमील्यूनर वॉल्व, और जो अवर्टा होती है इसके अंदर भी होती है सेमील्यूनर वॉल्व। तो 4 वॉल्व हो जाती हैं, 2 तो बीच वाली एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एवी वॉल्व, एवी वॉल्व तो बीच वाले सेप्टम पर होती हैं, और जो आपका अवर्टा और पल्मोनरी आर्टरी इनके अंदर जो वॉल्व होती है वो सेमील्यूनर वॉल्व होती है, आधे चांद के समान। तो अभी यहाँ पर पढ़ते हैं 2 लाइन क्या लिखा हुआ है, फिर आगे समझाता हूँ। लिखा है कि द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द अवोल्टा। तो ध्यान रखना, मतलब पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड की है, अवोल्टा लेफ्ट में है, एंड प्रोवाइड विद द सेमील्यूनर वॉल, इनके अंदर वॉल्व है दैट इज कॉल्ड एज द सेमील्यूनर वॉल। तो इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस है, उसको जरूर ध्यान रखना, सेमील्यूनर वॉल को, ये क्या कनेक्शन है, क्या सिस्टम है, इस बारे में सवाल होंगे बाद में, ठीक है। लिखा है द वॉल इन द हार्ट अलाउ द ब्लड फ्लो ओनली इन द वन डायरेक्शन फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और द अवर्टा। दीज वॉल प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, मतलब जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जाता, या फिर जो अवर्टाज हैं, आर्टरीज हैं, उनमें से वापस वेंट्रिकल्स में नहीं आता। द इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ द कार्डियक मसल, सारा हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है। इसके बारे में थोड़ी बात कर लूँ, यहाँ पर डायग्राम बना के एक देखो यार, ऐसा है, ये होता है एक आपका ऐसे नोड, और ये है आपका एवी नोड,
और ऐसे नोड और एवी नोड के नीचे यहाँ बंडल ऑफ हिस है, और नीचे फिर ये आपका वेंट्रिकुलर सेप्टम से गए हैं आपके मस्कुलर कनेक्शंस, और ये फिर अपनी अपनी ओर के वेंट्रिकल्स में फैल जाते हैं इस तरह से। मस्कुलर फाइबर्स, नोडल मसल्स फाइबर्स होते हैं ये, और ये कनेक्शन इनका आपस में इस तरह से होता है। देखो यहाँ पे मान लो ये इस तरह से। तो बात ये है कि आप ऐसा समझो कि जो ये मान लो मैं कहूँ, अगर ये जो है ऐसे नोड की पोजीशन जो है ना, ऐसे नोड आपकी राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पर है, और जो एवी नोड है वो आपकी राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर है। ठीक है, दीज आर ऑटो एक्साइटेटरी नोडल मस्कुलेचर। सारा ही सिस्टम ये ऑटो एक्साइटेटरी है, मतलब ये अपने आप ही डीपोलराइजेशन करता रहता है, और ये फिर फाइनली एट्रियम की दीवारों में फैला है और वेंट्रिकल की दीवारों में फैला है। इससे नीचे जो कनेक्शन है यहाँ पर इसे कहते हैं मतलब बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस नीचे जा करके अपने अपने वेंट्रिकल्स में गया है, तो इसे कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो एक्चुअली बात ये होती है कि कनेक्ट जो मान लो आप ऐसा समझो कि हार्ट के लिए, जो रिदम के लिए जो आपका डीपोलराइजेशन है, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो स्टार्ट होता है आपका इम्पल्स, वो ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, एवी नोड, और एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर जाता है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि पहले जो भी धड़कन, जो भी कुछ दबेगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो एट्रियम वाले एरिया में होगा। ध्यान रखना ये बात, एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो वेंट्रिकल वाले एरिया में आएगा बाद में। तो वेंट्रिकल में थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आता है, एट्रियम में थोड़ा कम कॉन्ट्रैक्शन आता है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। पर समझना ये है कि पहले एट्रियम दबेगा, उसके बाद दबेगा वेंट्रिकल, जब भी आपका मतलब हार्ट काम करता है। तो ऐसे, तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि द इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ द कार्डियक मस्कुलेचर मसल्स एंड द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ आर्टरिया। A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. A patch of this tissue present in the right upper, ये पोजीशन याद करनी है यहाँ से, राइट अपर कॉर्नर द राइट एट्रियम, ये पोजीशन पूछी जाएगी पेपर में। राइट अपर कॉर्नर तो राइट एट्रियम में मिलता है ऐसे नोड, एंड द मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये पोजीशन लोअर लेफ्ट ऑफ द राइट एट्रियम में मिलता है एवी नोड। उसके नीचे मिलेगा नोडल फाइबर्स का बंडल, जिसे एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस कहते हैं। उसके बाद आपका जाएगा वो नीचे एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा में, वहाँ जा कर के वो बना लेगा बहुत सारे पतले पतले फाइबर्स, जो कि जा कर के अपनी अपनी दीवारों में फैल जाएंगे। एंड दिस ब्रांच गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर एंड द रेस्पेक्टिव साइड एंड कॉल्ड द पुरकिंजे फाइबर। तो ये पुरकिंजे फाइबर में डिवाइड हो जाता है। द नोडल मस्कुलेचर, ये पूरी नीट में आने वाली लाइन है कि नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। बाहर से कोई स्टिमुलस आए या ना आए, इसमें अपनी खुद की ताकतें होती हैं कि ये अपना खुद का ऑटो एक्साइटेटरी है, ये एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स तरह के इम्पल्स जनरेट कर सकता है। इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल and however the number of the action potential that could be generated in a minute were different at every point, अलग अलग होता है। पर ऐसे नोड जो है वो 70 से 75 बार एक मिनट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द पेस मेकर। तो इसलिए हार्ट का पेस मेकर से कहा जाता है, बहुत बार आने वाला सवाल है। तो पेस मेकर है ये आर्टिफिशियल भी लगाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये ब्यूटी बोन के नीचे। आर हार्ट कैन बीट ओनली 70 to 75 टाइम इन ए मिनट। फिर है नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हाउ कार्डियक साइकिल ऑपरेट, कार्डियक साइकिल कैसे होती है, कैसे चलती है, ये आपको समझना है। आसान है टॉपिक, जरा सा फटाफट से समझ लो, खूब आसान है। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पर, इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाते हैं। आपको पता है ना, ये एक मिनट में आपका दिल 72 टाइम धड़कता है, तो आपको ये तो पता ही होगा, सबको पता है ऐसी बातें तो। और फिर इसके बाद हम करते हैं कि 70 मतलब ऐसे कर लेते हैं कि 60 मतलब सेकंड को 72 से डिवाइड कर लेते हैं, तो एक मतलब 0.8 सेकंड में एक बार धड़कता है। तो ये आपका इतना जो है कार्डियक साइकिल का टाइम है 0.8 सेकंड। तो मैं 0.8 सेकंड को ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ, ये आपका 0.8 सेकंड डिवाइड हो गया, मान लो ये ऐसे, और 0.8 सेकंड डिवाइड होने के बाद आपका ये इस तरह से बन गया। अब इसमें समझने की बात ये है, समझ लो छोटा छोटे बातें हैं। मान लो मैं अगर कहूँ कि सबसे पहले एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो मान लो एट्रियम सबसे कम टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये जो मैंने कलर किया है ये 0.1 सेकंड तक आपका एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियम दबे, ध्यान रखना। फिर पूरे 0.7 सेकंड तक एट्रियल डायस्टोल चला, एट्रियम बस बाकी टाइम फैलते रहे, इतने टाइम एट्रियम दबे, जरा सा देर दबे और उसके बाद फैलते रहे और पीछे से ब्लड लेते रहे, वेन्स से ब्लड फिर एट्रियम में आता रहा। उस टाइम में पूरे टाइम में जितना भी एडी लिखा है, इस पूरे टाइम में ब्लड सारा पीछे से आता रहा वेन्स से इसमें। उसके बाद जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, इम्पल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। उसके बाद फाइनली फिर मान लो यहाँ से
ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुआ। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको टाइम याद नहीं करना, पर मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ये आपका 0.3 सेकंड तक होगा। 0.3 सेकंड तक वेंट्रिकल दबेंगे, उसके बाद 0.5 सेकंड तक वेंट्रिकल फैलते हैं। अब यहाँ आप इतने में देखो, जो आधा टाइम है जॉइंट डायस्टोल आपको दिखेगा, वीडी, वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। तो मतलब ये इतना टाइम 4.4 सेकंड जो है ना, इसमें आपका जॉइंट डायस्टोल दिखाई दे रहा है। इसमें आपके जो दोनों चैम्बर हैं, मतलब दोनों, मतलब आपका जो एट्रियम भी और वेंट्रिकल भी दोनों फैल रहे हो, दिख रहे हैं ना सब कुछ ध्यान से। तो इतना जो है, आधा जो है वो जॉइंट डायस्टोल है, आधा जॉइंट डायस्टोल है। तो ठीक है, अभी आप देखो क्या हुआ। अब आप देखो कि जैसे ही आपका एट्रियल सिस्टोल होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन की सूचना वेंट्रिकल में आएगी, वेंट्रिकल दबेंगे। वेंट्रिकल दबते के साथ ही आपके जो एवी वॉल्व हैं, एवी वॉल्व बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। ऊपर उठेगा टेंडिनी, कोर्डी टेंडिनी ऊपर उठेंगे और एवी वॉल बंद हो जाएगी। और एवी वॉल बंद होने के बाद ब्लड जो है जाएगा वो आपका आर्टरीज में जाएगा, और वहाँ पर सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाएंगी। ये ध्यान रखना, ऐसा होगा। और फिर आपका फाइनली जब वेंट्रिकल फैलेंगे, वेंट्रिकल फैलने से प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होने से आपका सेमी ल्यूनर जो है वो, सॉरी, एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, सॉरी, सेमी ल्यूनर क्लोज हो जाएगी। और फिर आपकी एवी वॉल्व, थोड़ा और प्रेशर कम होगा तो एवी वॉल्व जो बीच वाली ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है वो आपकी ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस आपको। पहले एवी वॉल्व खुलेंगी, बंद होंगी, और फिर सेमिल्यूनर ओपन होगी, और फिर आपकी सेमिल्यूनर क्लोज हो जाएगी। मतलब जो आर्टरीज में ब्लड जा रहा था वो रुक जाएगा वहीं का वहीं जहाँ पे है, और एवी वॉल्व फिर ओपन हो जाएगी, और ऊपर से भरा हुआ सारा ब्लड जो एट्रियम में भरा होगा वो नीचे गिर जाएगा, सारा का सारा। क्योंकि देखो इतना टाइम 0.3 सेकंड तक बीच वाली दरवाज़ा बंद रहा है, लगभग 0.3 सेकंड तक बीच वाले दरवाजे दोनों वॉल्व बंद रही हैं बीच की। तो ऊपर ब्लड भरता रहा होगा, तो उसका प्रेशर जो जनरेट होगा उसके कारण जो ढक्कन है वो खुल जाएंगे। ऊपर से वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है तो ढक्कन खुल जाएंगे और सारा ब्लड धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सॉरी, जॉइंट डायस्टोल अब स्टार्ट हो चुका है। जॉइंट डायस्टोल में मतलब ब्लड जो है सीधा जो वेन्स से, सीधा ब्लड वेन्स से जॉइंट डायस्टोल में नीचे वेंट्रिकल्स में गिर रहा होता है, डायरेक्टली एट्रियम से होता हुआ। ये ध्यान रखना। तो यही है कार्डियक साइकिल, इसको आपको इससे समझना है जो मैंने बनाया हुआ है, और आपको जो पढ़ के सुना रहा हूँ ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर में समझने वाली बात बस इतनी ही थी। यही यहाँ लिखा है कि हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक ए लुक। टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट इन ए रिलैक्स स्टेट। सारे चैम्बर रिलैक्स स्टेट में हैं, मतलब जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, एंड दे आर इन द जॉइंट डायस्टोल। As the tricuspid and bicuspid valve are open, blood from the pulmonary veins and the vena cava flow into the left and the right ventricle through the left atria. तो दीजिए ब्लड डायरेक्ट नीचे गिर रहा है क्योंकि बीच के दरवाजे खुले हुए हैं। एंड द सेमिल्यूनर वॉल्व आर द क्लोज एट दिस स्टेज। सेमिल्यूनर वॉल्व इस टाइम पर बंद रहती हैं। द एसे नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। अब जॉइंट डायस्टोल के बाद जो है ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एट्रियम में साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। उसके बाद ब्लड जो है वो लगभग 30% तक वेंट्रिकल इससे भर जाएंगे नीचे, बाकी 70% भरे हैं जॉइंट डायस्टोल में, और बाद में थोड़ा बहुत और जो होगा वो डल जाएगा ऊपर से ब्लड नीचे, और इसके तुरंत बाद से वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होगा। लिखा है एज द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड थ्रू द वेंट्रिकल साइड बाय द एवी नोड एंड द एवी बंडल, वहाँ से बंडल ऑफ हिस एंड ट्रांसमिटेड टू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलर। मतलब पूरा जो करंट है वो अभी फाइनली जो डिपोरेशन की वेव है वो आपकी वेंट्रिकल पहुँच चुकी है। अब वेंट्रिकल दबने का टाइम आ गया, वेंट्रिकल अब दबेंगे, सिस्टोल करेंगे। वेंट्रिकल जैसे दबेंगे तो बीच वाली वॉल्व बंद हो जाएंगी और ऊपर से ब्लड आना बंद हो जाएगा। लिखा है दिस कोज द वेंट्रिकुलर मसल्स इन कंट्रास्ट कंट्रैक्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रियम अंडरगोज रिलैक्सेशन। एट्रियम अब फैल रहे हैं पूरे टाइम पर, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से बीच वाली वॉल्व, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगी, एंड जिसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होगा, एट्रियम में वापस ब्लड नहीं जाएगा। एज अ वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, और वेंट्रिकुलर प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो सेमिल्यूनर वॉल जो है वो ओपन हो जाती हैं और ब्लड आगे आर्टरीज में जाना शुरू हो जाएगा, allowing the blood into the ventricle to flow through this vessel into the circulatory pathways. The ventricle now relax. अब वेंट्रिकल फैल रहा है, ऊपर भर गया है ब्लड, एट्रियम के ऊपर ब्लड भरा हुआ है ढक्कन के ऊपर, तो प्रेशर बढ़ेगा। The ventricle now relax and ventricular diastole and the ventricular pressure falls and causing the closure of the semilunar wall. पहले semilunar wall बंद हो जाएंगी and which prevent the backflow of the blood into the ventricle. As the ventricular pressure decline further, और थोड़ा प्रेशर कम होगा, and the tricuspid and bicuspid wall pushed open by the pressure existing upon the by the atrium exerted by the atria. क्योंकि एट्रियम में ऊपर ब्लड भर गया तो उसका प्रेशर लगेगा, नीचे प्रेशर कम हो रहा है तो ढक्कन दोनों खुल जाएंगे। And being emptied into them by the veins, the blood now once again move freely to the ventricle. That means the joint diastole again start.
and the ventricles and atrium are now again in relaxed and joint diastole state, and soon the SA node generate a new action potential and this cycle repeats many times. लगातार ही चलती रहती है. The sequential event in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle. इसे cardiac cycle कहते हैं, जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल दोनों होते हैं. 72 टाइम 1 मिनट में दिल आपका धड़कता है. इसका मतलब ये है कि 0.8 सेकंड में एक बार धड़कन होती है. एंड ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल, ये मार्क करो यहाँ से, ईच वेंट्रिकल पंप, ईच मार्क कर लेना जरूर, ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं उसे. ठीक है. द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द बीट्स. अगर 72 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 70 से तो लगभग आपका 5000 आ जाएगा. तो मतलब कार्डियक आउटपुट कहते हैं इसको. कार्डियक आउटपुट जो है वो लगभग 5 लीटर एक हेल्दी इंडिविजुअल का होगा. अगर किसी की बीट्स 90 बताई तो 90 इंटू 70, 100 बताई तो 100 इंटू 70, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा. ध्यान रखना, द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट. फॉर एग्जांपल, द कार्डियक आउटपुट फॉर एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड. एक साउंड तो होती है, ध्यान रखना, एवी वॉल्व के बंद होने की, मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के बंद होने की, उसे कहते हैं लब. एक सेमिल्यूनर के बंद होने की होती है, उसे कहते हैं डब. तो ध्यान रखना भाई, ठीक है. सेमिल्यूनर के बंद होने वाली डब है और एवी वॉल्व के बंद होने वाली लब है. ये क्वेश्चन है. लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द नेम ऑफ द मशीन. मशीन का नाम ग्राफ है और जो पेपर छप के निकलता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो भाई ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है. मशीन का नाम ग्राफ है, थोड़ा पढ़ लेना ढंग से यहाँ. तो यहाँ पर तो फालतू बात लिखी हुई है कि मशीन पी करती है, तो इससे मुझे मतलब नहीं है. तो ये कह रहे कि जो पेपर छप के आता है वो ग्राम होता है और जो मशीन है उसका नाम ग्राफ होता है. ये सवाल है, पेपर में आएगा. यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि आप पैटर्न इज वी रिसीव अ पैटर्न लाइक दिस. इस तरह का दिखाई दे रहा है, इस तरह का पैटर्न रिसीव होता है हमें. अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड. सवाल यहाँ से आएगा पहला, क्या क्या लीड कहाँ लगती है पूछेंगे. 1 to each wrist एंड द लेफ्ट एंकल. 3 दोनों यहाँ पर और एंकल पे लेफ्ट, और बाकी सारी लीड्स को चेस्ट में लगा दिया जाता है. ये सवाल बनेगा यहाँ से. ईच पीक ऑफ द ECG आइडेंटिफाई विद द लेटर दैट इज P to T कॉरस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट. तो भाई देखो, जो P वेव है ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है और Q से T तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल है. मतलब एट्रियल सिस्टोल P है और Q to T तक है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. बस यही है, इसमें हो गया ना काम. बस यहाँ सिस्टोल दिखाते हैं, डायस्टोल नहीं. तो यहाँ लिखा है कि द P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन और एक्साइटेशन ऑफ द एट्रियम which lead to the contraction of both the atrium. ठीक है. QRS complex represent the depolarization of the ventricle which initiate the ventricular contraction. इनिशिएट QRS पर इनिशिएट होता है और ख़त्म होता है T पे जाके. तो ये ही एक तगड़ा सवाल है, इसे ज़रूर मार्क कर लेना. ठीक है. QRS पे ख़त्म शुरू होता है, ठीक है ना, और ख़त्म होता है T पे. लिखा है Q इज़ द मार्क. लिखा है द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द Q एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल. And the T wave represent the return of the ventricle from excited to normal state, that is repolarization. ठीक है ना. T पे जा करके एंड ऑफ द सिस्टोल होता है. ये सवाल मार्क कर लेना. Obviously, by counting the number of QRS complex that can occur in the given time period, one can determine the heartbeat rate of the individual. Since the ECG obtained from different individual have the roughly the same shape for the given lead configuration, and deviation from this shape indicate the possibly the heart disease. चलिए, नेक्स्ट डबल सर्कुलेशन पीछे पढ़ा दिया है, पर हम पहला पैराग्राफ बस पढ़ लेंगे यहाँ से. पहला पैराग्राफ में आपको कुछ इनके बारे में बात बताया है कि जो आगे आपकी हार्ट की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और आपकी कैपिलरीज. तो यहाँ लिखा है कि जो आर्टरी और वेन और कैपिलरी है उसके स्ट्रक्चर है जैसे कि लिखा है. हर एक आर्टरी में और वेन में 3 लेयर होती हैं. सबसे अंदर होती है स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर जिसे ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं. बीच वाली लेयर में स्मूथ मसल्स होती हैं जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और जो बीच वाली और लास्ट वाली लेयर जो होती है बाहर वाली, उसमें रहते हैं फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू और कोलाजन फाइबर्स, उसे ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं. यहाँ फ़ोटो देखेंगे तो फोटो से साफ साफ समझ में आएगा कि जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं वो आर्टरीज़ में ज़्यादा होती हैं. दैट मीन्स ट्यूनिका मीडिया में ज़्यादा लेयर, मतलब ज़्यादा मोटी है. आर्टरीज़ की ल्यूमन पतली होती है. आर्टरीज़ की में फ़र्क ये है वेन्स की ल्यूमन चौड़ी होती है और वेन्स में स्मूथ मसल कम होती हैं. तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आर्टरीज़ में दिखता है, वेन्स में नहीं दिखता. कैपिलरीज की जो लेयर होती है वो स्क्वामस एपिथेलियम की सिंगल लेयर होती है. कैपिलरी आर सिंगल सेल लेयर थिक होती हैं, पोरस होती हैं, चीज़ें इनमें से एक्सचेंज होती रहती हैं. बस इतना. रही बात डबल सर्कुलेशन की, जो आपको पीछे पढ़ा दिया है वही सब कुछ है. इसमें लिखा हुआ कि राइट एट्रियम से ब्लड
राइट वेंट्रिकल जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग जाएगा, लंग से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और वहाँ से अओर्टा। बस पता होना चाहिए कौन सी वेन कहाँ से जुड़ी है। जैसे पीछे जोड़ी थी मैंने, वैसे जोड़ोगे तो आपको ये आ जाएगा। पर हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है वो यहाँ पर नोट करना है ये का अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन इज एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लीवर, दिस इज कॉल्ड एज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये सवाल है, लीवर इंटेस्टाइन और आपका लीवर के बीच में कनेक्शन है, उसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल वेन होती है, वो ब्लड कैरी करते हैं इंटेस्टाइन से और लीवर में छोड़ती है ले जा करके। फिर एक और सिस्टम होता है आपका स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है, जो कि हार्ट के लिए होता है, हार्ट की दीवारों के लिए होता है। उसमें कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड देती है, कोरोनरी वेन्स जो है हार्ट से ब्लड लेती हैं। बस इतना यहाँ लिखा हुआ है, ज़्यादा बातें यहाँ हो ही नहीं रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, मतलब कार्डियक एक्टिव मतलब हार्ट की एक्टिविटीज़ कैसे काम करता है हार्ट आपका। तो लिखा है अनॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, अपने आप ही रेगुलेटेड है हार्ट, तो वैसे आपने देखा ही है। एंड हैंस द हार्ट इज कोल्ड मायोजेनिक, ये सवाल नीट में आएगा, हार्ट आपका मायोजेनिक है, मार्क कर लो आएगा। एंड स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा में यहाँ पर आपका होता है, जो कि कार्डियक फंक्शन को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट करता होता है। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो उसमें एड्रेनालिन निकलता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एंडिंग में निकलता है एड्रेनालिन, जो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक में निकलता है एसिटाइल कोलाइन, जो कि इसे नॉर्मल कर देता है, डिक्रीज कर देता है हार्ट रेट को। बस ये दोनों बातें ध्यान रखना, ठीक है। एक बढ़ाता है, घटाता है, घटाता मतलब नॉर्मल करता है। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है एड्रिनली मेडुलरी हार्मोन, दैट मीन्स एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन दोनों ही बढ़ाते हैं। ये गलती ना कर देना, ऐसा ना कर देना नोर एड्रिनलिन कम करता है, ऐसा बिल्कुल ना कर देना। एड्रिनलिन बढ़ाता है, नोर एड्रिनलिन बढ़ाता है। नॉर्मली कंडीशन में नोर एड्रिनलिन बढ़ाता है और स्ट्रेस में एड्रिनलिन। Next and the last is disorder of the circulatory system, that is the high blood pressure or the hypertension. Hypertension is the term for the blood pressure that is higher than the normal, that is 120 to 180। ये नॉर्मल है, मतलब 120 सिस्टोल है और 80 भी आपका, मतलब 80 नॉर्मल है जब आपका नहीं होता सिस्टोल, तो सिस्टोल के टाइम पर 120 होता है। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg द मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इज द सिस्टोलिक प्रेशर और द डायस्टोलिक प्रेशर इज 80। तो ये अगर मान लो 140 और 90 का चला जाए, मान लो अगर 140 और 90 हो जाए, तो फिर ये आपका हाइपरटेंशन में आएगा। और हाइयर इट शो हाइपरटेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन और द किडनी। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो भाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है ना वो आपकी, ये अलग बात है, इसको समझ लो। देखो ऐसा होता है कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी होती है, जो आर्टरी हार्ट को ब्लड पहुंचाती है ऑक्सीजनेटेड, जो आर्टरी हार्ट की दीवारों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, उसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो भाई वो कोरोनरी आर्टरी अगर फंस जाए उसमें कुछ, अगर उसमें मोटी हो जाए, उसकी ल्यूमेन कमजोर हो जाए, उसके अंदर चिपक जाए, उसके अंदर बंद हो जाए, तो वो ब्लॉक हो जाएगी। तो ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट को आपकी ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं, जो कि उसकी ल्यूमेन को नैरो कर देते हैं। ध्यान रखना है, इससे बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है ये। नेक्स्ट है इंजाइना। अगर मान लो कहीं पर ब्लॉकेज है तो आपको जो पेन होता है उसे कहते हैं इंजाइना पेक्टोरिस। तो एक्यूट चेस्ट पेन होता है ड्यूरिंग द नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट मसल, अगर हार्ट की मसल को इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी क्योंकि ब्लॉकेज है तो ये पेन होता है, इसे इंजाइना कहते हैं। एंड इट अकर इन कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। चलिए तो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया है, ठीक है, ये तो है हार्ट फेलियर। If it is sometime called congestive heart failure because of the congestion of the lungs। फिर है हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट होता है कि हार्ट ने बीटिंग करना बंद कर दिया, फेल होता है पंप नहीं कर पा रहा है, हार्ट फेल गया, इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी। तो आपने यहाँ देखो कार्डियक अरेस्ट होता है तुरंत प्रभाव से हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, दैट इज ए कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्टॉप बीटिंग और हार्ट अटैक। नेक्स्ट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होता है अगर मान लो कार्डियक ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज के बाद आने वाली जो आगे वाली मसल्स होंगी उनको ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, तो वो इतना टिश्यू डेड हो जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, तो उसे कहते हैं हार्ट अटैक, ठीक है ना। तो यार ये है हार्ट वाला चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर है। इसमें जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है वो सवाल सारे पेपर में आएंगे, जो जो मैंने कॉन्सेप्चुअल बात बताई वो भी पेपर में आएंगी। ध्यान से अगर आपने वीडियो देखी तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। यही सवाल है, बस जहाँ जहाँ से मार्क किया है वही सब पूछा जाता है। गारंटी इस बात की अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका काम बना बनाया ही है। बस लगातार अगर आप चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सपोर्ट होगा। अगर आपने इन सब वीडियोज़ को देखा है
तो आपको काफ़ी सारे सवाल डायरेक्ट नीट में लिखे मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारा एक्सक्यूटिव सिस्टम वाला चैप्टर, तो कल मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।